हैं सभी लोग जो सीखकर आए हैं और आए हैं। तो आज हम चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग ऑफ क्लास 9 साइंस का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करेंगे, अदर क्वेश्चन भी करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो रेडी हो जाओ, जूस पीकर खाए रखो। तो मैटर क्या होता है? पहली बात, मैटर क्या होता है? Anything which have mass and volume. Volume means covers some space are known as matter. इसमें एग्जाम्पल क्या लिखोगे? एग्जाम्पल लिख सकते हो वाटर, आइस, गैस एक्सेट्रा। अब मैटर कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ मैटर। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। पहले इतना पढ़ लें। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम कवर सम स्पेस आर नोन एज मैटर। एग्जांपल वाटर, आइस, गैस एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, और दिख रहा नहीं है, मैं जानता हूँ, तो इसका पीडीएफ मैं आपको बाद में भेज दूंगा और माइंड मैप भी भेजूंगा साथ साथ। ठीक है, अब इसमें से जो काम की चीज है जो आरबीएस से पूछ लिया वो है मैटर की एक नंबर की डेफिनेशन। एक नंबर की डेफिनेशन, और अगर साथ साथ कभी कभार और एक ये पूछ लेती है टाइप्स ऑफ मैटर। एक नंबर का टाइप्स ऑफ मैटर, एक नंबर का मैटर। अब टाइप्स का फॉर्म्स का एक ही बात है, और कोई शब्द है तो उसका मतलब यही है कि मैटर का कितने टाइप है या फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब देखा जाए ना, इसमें ज्यादा आगे से ध्यान नहीं देती। हाँ, एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, जैसे कि इस साल हाफ ईयर में आया था। 3 प्रॉपर्टी बताता हूँ, फिर बताता हूँ क्वेश्चन क्या था और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। पहली प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं वो प्रॉपर्टी, तो तुम देखते रहना। वैसे ये थर्ड प्रॉपर्टी है, तो मैंने इसको
पहले ये पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे जो अट्रैक्ट ईच अदर आ रहा है ना, उससे एक मतलब निकल रहा है जो है मीन्स क्या है, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स जो पार्टिकल है ना मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब तुम कहोगे कैसे, तो उसका जो एग्जाम, उसका एक प्रूफ ये है कि कभी भी तुम सॉलिड चीज को दबाते हो तो कंप्रेस नहीं होती है। कंप्रेस यानी एक टाइप से तुम उसको दूसरी से है, तो कंप्रेस नहीं होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल है ना सॉलिड के, वो इतने क्लोज है कि वो आसानी से कंप्रेस नहीं हो सकते। इसी कारण सॉलिड जो है रिजिड भी होता है। इसी कारण जो मेरा मानना है कि सॉलिड की डेंसिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है। अब ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में होगी, उसके बाद लिक्विड में होगी, उसके बाद गैस में होगी। ये पैटर्न है। अब इस पे ये क्वेश्चन आया था इस बार फिलिंग द ब्लैंक्स में, और वो था 1 नंबर का, 1 नंबर कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब बताओ जो मैटर के पार्टिकल है वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट ही तो करेंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये था उसका आंसर। और इससे जो और कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है, ये आ सकता है इसका मतलब क्या है, इससे तात्पर्य क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है इससे मतलब। और ये सबसे ज्यादा किसमें होती है, फिर उसके बाद किसमें होती है, फिर उसके सबसे कम किसमें होती है, या फिर ये पूछ लेंगे इस पूरी प्रॉपर्टी को डिफाइन करो। तो ये 2 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट वो छोटे छोटे लिख देना। जलवायु में 10 काम हो गए, क्या अच्छे सॉल्व कर लो। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है मैटर की, पार्टिकल और मैटर है स्पेस बिटवीन देम, जो पहली प्रॉपर्टी है, लेकिन आप दूसरे लोगों में बता दो उसको। पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, और मैटर है स्पेस बिटवीन देम, and space between them। एक और प्रॉपर्टी क्या है मैटर की, कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस होता है, लेकिन जो स्पेस होता है वो किसी में बहुत नेलिजिबल होता है और किसी में बहुत ज्यादा होता है। और ये जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अट्रैक्शन फोर्स के, अट्रैक्शन फोर्स के। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जो होती है वो कब ज्यादा होगी, तब जो पार्टिकल्स है मैटर के वो पास पास हो, तब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी, है ना। सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉरी एक सेकंड, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी, और अगर पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा होगा तो जो अट्रैक्शन
अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होगी। अब सबसे ज़्यादा जो क्लोज इम्पैक्ट या नेग्लिजिबल स्पेस जिनमें होता है वो किसमें होता है? वो होता है सॉलिड में। गैस में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उसके बाद कम होता है, और सबसे कम सॉलिड में होता है। ठीक है, हाँ। अब और कुछ रह रहा है इसमें? और इसी से जो है किसी भी चीज़ की डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी या फिर वो रिजिड है या फ्लूइड है वो पता चलता है। इससे तीन चीज़ें दिखाई होती हैं क्या? पहली कंप्रेसिबिलिटी, दूसरा रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, और तीसरा डेंसिटी। अब इससे कैसे क्वेश्चन बन के आ सकते हो? इससे पिछले साल जो लगभग क्वेश्चन मेरे को पता नहीं कैसा है, पर जो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये सबसे ज़्यादा किसमें होता है, और सबसे ज़्यादा और सबसे कम। और ये पता होगा तो बीच वाला तो अपना पता चल जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, वैसे तो पूछेंगे नहीं पर फिर भी थोड़ा दिमाग लगा लिया आगे से वालों ने, तो ये आ सकता है कि ये क्या क्या तीन चार चीज़ें दिखाई करता है। पहली रिजिडिटी, दूसरा कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, और तीसरा रिजिडिटी या फ्लूइडिटी। ठीक है, अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अब कल एक मिनट याद रखनी है तो इसलिए इसमें से देखना पड़ेगा। कंटिन्यूसली मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब प्रॉपर्टी जो एक और है मैटर की वो ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो मोशन में होता है, मतलब मूव करते रहता है। पर सबसे कम जो क्या कहते हैं मोशन है पार्टिकल्स का वो किसमें होता है? और जो इसकी बात है सॉलिड में। ठीक है, एक सेकेंड। सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा। अब इससे एक और चीज डिफाइन होती है, वो मैं बता रहा हूँ। सॉलिड में सबसे कम होता है जो मोशन है पार्टिकल्स का मैटर के, और लिक्विड में जो है वो थोड़ा मॉडरेट होता है, गैस में सबसे कम होता है। अब इसका और पहले वाले का मैंने एक प्रूफ नहीं दिया है, पहले वाले का इसका प्रूफ ये है कि तब तो वो परफ्यूम छाटते हो तो उसकी जो वो है सुगंध वो एक कमरे से दूसरे कमरे में अपने आप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो गैस है ना उसमें जो मोशन है वो ज़्यादा होता है ना, इसलिए। अब पहले वाले का क्या प्रूफ है कि भाई पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं उसका स्पेस होता है, उसका ये एग्जाम्पल है कि एक तुम चीनी ले लो, एक वो चम्मच, और उसको उसमें बीकर में मिलाओ तो जो पार्टिकल्स है शुगर के वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे उसका
पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा तभी वो एडजस्ट कर लिया उसको। अगर मैं बहुत सारी शुगर उसमें मिला दूँ तो वो उसमें नहीं हो पाएंगे डिजॉल्व, और डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे तो वो हमें दिखेंगे, है ना। तो ये इन दोनों के रूप है। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग है क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अब डिफ्यूजन क्या होता है, किसी चीज का लोअर कंसंट्रेशन मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना डिफ्यूजन कहलाता है। ये इंटरमिक्सिंग ऑफ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड अब आ रहा है। मैं हर बार इसलिए देखता हूँ जैसे कोई गलती ना हो, मुझसे पहली बार भी बना रहा हूँ तुम्हें। तो डिफ्यूजन क्या होता है, वो होता है मूवमेंट ऑफ एनीथिंग हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वही का मैंने हायर कंसंट्रेशन से किसी चीज का किसमें मूव होना लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि एक जो है टैंक ए है, एक टैंक बी है, एक टैंक बी मान लो। ए टैंक में ज़्यादा पानी है तो बी टैंक, जो बी टैंक है उसमें कम पानी है जो, तो फिर अब मैं इन दोनों के बीच में एक पाइप लगा दूँ तो पानी बी से ए में जाएगा, ए से बी में जाएगा। ऑब्जर्वेबल बात है, ए से बी में जाएगा क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी, इसलिए जो वाटर है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में हुआ, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन की एक और डेफिनेशन है जो हमारी बुक में दे रखी है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कहने का क्या मतलब है, जो पार्टिकल्स है ना मैटर के, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं या मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरमिक्सिंग जब होती है दो टाइप के या दो काइंड के मैटर की, किसके में खुद के में मतलब ऑन देयर आउट यानी खुद में, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। जहाँ तक है इसका एक एग्जाम्पल तो नहीं है इसका, मैं भी बाद में बताता हूँ इसका एग्जाम्पल, मैं जब नोट्स प्रोवाइड करूँगी तब इसका एग्जाम्पल दे दूँगा। अब जो डिफ्यूजन है ना वो वो टेम्परेचर के साथ होता है। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। अब ये बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, काइनेटिक एनर्जी, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जब डिफ्यूजन बढ़ेगा। एग्जाम्पल मान लो एक गरम गरम खाना है, उसकी जो सुगंध है वो तुम्हारे पास कुछ ही समझ में आ जाएगी, जैसे तुम मतलब थोड़ा उससे दूर क्यों ना बैठो तुम्हें जल्दी से उसकी वो आ जाएगी सुगंध थोड़े से समय में। पर जो ठंडा खाने का ठंडा फूड है ना उसकी सुगंध तुम्हारे पास जल्दी नहीं आ पाएगी, क्यों, क्योंकि पहली बात टेम्परेचर कूल है फूड तो टेम्परेचर बहुत कम होगा, टेम्परेचर कम होगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो डिफ्यूजन कम होगा, और जब डिफ्यूजन कम होगा तो ये बताओ कि एक जगह से उसके लिए दूसरे जगह तक पहुंचना मुश्किल भी होगा और वो ज़्यादा दूर तक जा भी नहीं पाएगा, है ना। और इसी का एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी आया है कि हॉट सीडिंग फूड की तो जो वो है स्मेल वो दूर तक पहुँचती
पहुंचती है या फिर थोड़ी मतलब कम समय में पहुंच जाती है, दूर और कम समय में पहुंच जाती है, दूर तक पहुंचती है और कम समय में पहुंचती है। पर जो विंटर मतलब कूल सीजन फूड है उसकी जो स्मेल है वो जल्दी से नहीं पहुंचती और फास्ट तक ही पहुंचती है ना। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन या फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर लिख देना। टेम्परेचर क्यों है? टेम्परेचर कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है, और काइनेटिक एनर्जी कम है तो डिफ्यूजन कम हो गया। तो ये है कारण। अब इस वजह से क्या क्वेश्चन बन के आ सकता है? इस वजह से एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, वो है कि पार्टिकल ऑफ मैटर वो किस मोशन में होते हैं? काइनेटिक मोशन में होते हैं। या फिर जो पार्टिकल है ना मैटर के, वो क्या कंटिन्यूसली मूव करते हैं? नहीं करते? करते हैं। जो पार्टिकल है ना मैटर के, वो मोशन में होते हैं। सबसे ज्यादा किस में होता है? गैस में। सबसे कम लिक्विड में, और सबसे मतलब बहुत कम सॉलिड में। फिर पूछेंगे ये किसको डिफाइन करता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की दोस्त मैंने वो बताई डेफिनेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ particles of two different kinds of matter on their own is called diffusion। या और डाल के वो हाँ, मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। और इसका एक एग्जांपल ए टैंक और बी टैंक। पानी ए टैंक से बी टैंक तक गया, क्यों? क्योंकि ए टैंक में पानी ज़्यादा था, बी टैंक में कम था। फिर डिफ्यूजन कब होता है? तब टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी होती है तो डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो बस ये था। अब ठीक है, अब जो आता है वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस। सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस। सॉलिड और लिक्विड और गैस में हम डिफरेंस 5 चीजों का अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि डिफरेंस लगभग 3 से 5 नंबर का आता है। तो 5 नंबर के हिसाब से 7-8 पॉइंट ले लेंगे। चलो 7-8 पॉइंट बता देता हूँ, लेकिन 5 पॉइंट ही इनफ है 5 या 3 नंबर के लिए। पहला पॉइंट, स्पेस। सॉलिड में नेलिजिबल, नेलिजिबल यानी ना के बराबर, नेलिजिबल। लिक्विड में मतलब मॉडरेट। स्पेस का होता है मतलब मोर देन सॉलिड लेस देन लिक्विड, ये लिख देना, ऐसे लिख देना। और गैस में मतलब हाई, क्या कहते हैं, मोर स्पेस होता है, या फिर हायर स्पेस होता है, किससे? देन हायर स्पेस देन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, दूसरा इसमें ये लिख देना कि वो डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन लोएस्ट, मॉडरेट, लिक्विड में मॉडरेट, सॉलिड में लोएस्ट, और गैस में हाईएस्ट। फिर आता है एक और, वह अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसमें सॉलिड में हाईएस्ट, लिक्विड में मॉडरेट, और गैस में लोएस्ट। लोएस्ट क्या? ऐसे लिख देना, हाँ ऐसे, हाँ लोएस्ट। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, एक ये पॉइंट डाल देना।
सॉलिड रिजिड होता है, लिक्विड फ्लूइड होता है और गैस फ्लूइड होता है। रिजिड और फ्लूइड, ये चौथा पॉइंट। और पांचवा जो पॉइंट है वो है कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड में या फिर कंप्रेसिबिलिटी छोड़ो, डेंसिटी। सॉलिड में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, लिक्विड में थोड़ी सॉलिड से कम और गैस से मतलब सॉलिड से कम और गैस से ज्यादा होती है, और गैस में डेंसिटी सबसे कम होती है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब एक चीज है और उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मान लो स्पेस लगभग 20 सेंटीमीटर मान लो या 20 मीटर स्क्वायर है, और उसमें पार्टिकल जो है वो 20,000 है। मान लो इमेजिन कर लो, मैं तो कह रहा हूँ। तो अब जो 20,000 है उनका मास अपॉन जो वॉल्यूम है वो करोगे तो तुम्हें डेंसिटी मिल जाएगी। अब जो सॉलिड होता है उसमें डेंसिटी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक्ड होते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा होंगे पार्टिकल्स। लिक्विड में थोड़ा लूजली, और गैस में तो सबसे होते हैं कम, इसलिए गैस में सबसे कम डेंसिटी मानी जाती है। डेंसिटी उसी की ज़्यादा होगी जिसके जो न वो क्या कहते हैं पार्टिकल्स हैं, वो उनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत वो होगा, कम होगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और इसमें एक एक्सेप्शन भी आता है कि एक आइस क्यूब है, वो तो वाटर पर तैरता है, तो आइस क्यूब तो सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, और हमने पढ़ा है कि डेंसिटी जो है सॉलिड की ज़्यादा होती है, तो उसको तो आइस क्यूब को जो है उसको तो लिक्विड में डूब जाना चाहिए। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? तो अभी मैं इसका रीजन बता दूंगा। ये सॉलिड लिक्विड और गैस में 5 पॉइंट लिख देना, आज नंबर मिल जाएंगे। फिर अब इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये है कि डिफरेंस बताओ सॉलिड लिक्विड और गैस में। बस एक ही क्वेश्चन बनेगा, सॉलिड लिक्विड और गैस में डिफरेंस, जिसमें बस 5 पॉइंट इनफ है। 5 जो कंपैरिजन पॉइंट है जो मैंने बताया, स्पेस, अट्रैक्शन फोर्स और डिफ्यूजन, रिजिड और फ्लूइड, ऑब्लिक फ्लूइड, और पांचवा डेंसिटी। ये 5 पॉइंट इनफ है। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है कि एक सेकंड, हाँ, क्या मैटर अपनी जो स्टेट है उसको चेंज कर सकता है? स्टेट यानी फॉर्म। अब ये भी आ सकता है फॉर्म और टाइप के साथ साथ एक और चीज जो लिख के दे सकता है, स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट एक टाइप ऑफ फॉर्म मान लो, टाइप या फिर फॉर्म, इसका मतलब यही है। तो क्या जो मैटर है वो अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में बदल सकता है? आंसर इज यस, बाय बाय कूलिंग, बाय हीटिंग। आइस है, हीट करोगे वाटर बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म आ गया, और उसको हीट करोगे तो गैस में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। जब गैस को कूल करोगे तो लिक्विड में बदल जाएगा, और जब लिक्विड को कूल करोगे तो सॉलिड में बदल जाएगा, यानी आइस में बदल जाएगा, है ना। अब क्या हुआ कि जो
है वो, चलो छोड़ो वो क्वेश्चन अभी बाद में होता है। तो अब इससे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इससे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि मेथड की जो स्टेट है वो कैसे चेंज हो सकती है, बाय अप्लाइंग टेम्परेचर, बाय अप्लाइंग प्रेशर। टेम्परेचर में बाय हीटिंग, बाय कूलिंग, और प्रेशर का भी मैं बताता हूँ, ठीक है। अब टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है चेंज करने में स्टेट ऑफ मैटर को, वो पड़ता है। हाँ, इसमें दो चीज आती है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है अ मिनिमम टेम्परेचर या अ मिनिमम टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड is known as melting point, is known as it melting point, ठीक है। एग्जाम्पल तो क्या है, हाँ इसमें ये मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पानी में बदल जाता है, तो ये लिख देना एग्जाम्पल में कि द आइस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसमें ये पूछा जा सकता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो ऐसा पूछा भी गया था, आप ये लिखेंगे हमने कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सेल्सियस में हमें पता है ये क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और इसमें पूछा केल्विन में, और केल्विन में होगा 273.15 केल्विन। और अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट पे मिनिमम टेम्परेचर पॉइंट एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर और गैस, it is known as it boiling point। बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल है द वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस पे भी क्या पता क्वेश्चन बन का आ जाए अगली बार या फिर आने वाले ईयर में कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इन सेल्सियस पूछो 100 डिग्री सेल्सियस, और एक केल्विन पूछे तो 373.15 केल्विन, ठीक है। अब ये केल्विन का सेल्सियस हो गया, सेल्सियस को केल्विन में बदलना, इस पे आएगा कभी भी देखा जाए ना तो एक सवाल तो उठ के आता ही आता है, और जैसा ईयर में आए लेकिन एक क्वेश्चन तो उठ के आता है, नहीं तो अगर उस पर ही उठ के आता तो इन पे तो उठ के ही आता है। और एक और जो चीज़ वो आ जाती है वो ये है कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन है, ठीक है। अब केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना है तो हम -273 कर देंगे, अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो हम -273 कर देंगे, और अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो +273 कर देंगे, है ना। जैसे कि मैंने मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस है, उसको मैंने कहा 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 20 में 273 प्लस कर दो तो 293 केल्विन होगा, 293 केल्विन, और 293 केल्विन है ना, एक सेकंड, 273 केल्विन है ना, और 2 पॉइंट, हाँ इसमें
बस याद रखना 0.50 लगा देना, कभी केल्विन में चेंज कर दिया तो 0.50 और फिर केल्विन लिखना है, यानी के लिख देना। केल्विन का साइन के होता है और सेल्सियस का सी होता है ना। और मैंने कह दिया 293 केल्विन है, इसको तो सेल्सियस में मिल रहा है, तो 273 माइनस करोगे, अब बताओ क्या आएगा। ऊपर ही तो किया और हमने बेस को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला, तो 293 केल्विन है, और 293 केल्विन को जब हमने सेल्सियस में बदला तो 20 डिग्री सेल्सियस की तो आया है। तो ये केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 प्लस कर दो, और अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, सॉरी केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस करो, और सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 प्लस करो। ठीक है, ये पूछा जाता है। और इसमें से मतलब यही पूछा जाएगा कि केल्विन को सेल्सियस में बदलो, सेल्सियस को केल्विन में बदलो, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। असल में आगे होगा 0 डिग्री सेल्सियस को मैंने 273.50 केल्विन क्यों लिखा, प्लस 273 कर दी क्योंकि मेरे को उसको केल्विन में बदलना था। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसका, वो कितने डिग्री सेल्सियस पर वो होता है, बॉयल होता है, उसको केल्विन में कैसे लिखोगे, है। तो ऐसे क्वेश्चन, और टेम्परेचर की ऐसा ही यूनिट है। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ी और क्लास है, अभी खत्म हो जाएगी। हाँ, अब मैं मेल्टिंग पॉइंट समझा दिया। अब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना सॉलिड का, वो क्या इंडिकेट करता है। एक ब्लू बॉक्स होगा तुम्हारी साथी की बुक में, उसमें बता रखा है जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो सॉलिड का, वो इंडिकेट क्या करता है, वो किसका इंडिकेशन होता है, स्ट्रेंथ का इंडिकेशन होता है। किसकी स्ट्रेंथ का, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पार्टिकल के बीच, उसका उसकी जो स्ट्रेंथ का इंडिकेशन वो कौन होता है सॉलिड में, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल बिटवीन देम, नहीं ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन ये भी आता है, सीबीएसई वाले ज़्यादा से पूछते हैं, आईएसए वालों में तो पता नहीं कब पूछा भी है नहीं, पर एक बार पढ़ लेते हैं कि कभी भी सॉलिड जब पिघलता है, मेल्ट होता है, तो जो टेम्परेचर जो बचता है, वो जो हीट एनर्जी है, टेम्परेचर तो मतलब सेम रहता है, पर जो हीट एनर्जी है वो कहाँ गायब हो जाती है। अब सुनो, किसी भी चीज को तुम हीट कर लो ना, तो जो हीट एनर्जी है ना, वो उस मैटर के पार्टिकल जो होते हैं उनको ओवरकम यानी दूर करना। दूर क्यों करेंगे भाई, जैसे वो दूसरे में बदल सके, तो उसको ओवरकम करने में स्पेंड हो जाती है या यूटिलाइज हो जाती है। तो इसका आंसर ये है कि हीट एनर्जी is applied on the matter to overcome the force of attraction of particles to change it in another state of matter। ठीक है, इसका ये आंसर है। सो that is the reason of the heat energy go, heat energy go, पर रीजन नहीं है, ये इसका आंसर है। सो मत लिखना, सो से पहले जो 3-4 लाइन बोली वो लिख देना। ठीक है, और
चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर कैसे चेंज करता है, उसका क्या कैसे इफेक्ट होता है इसमें चेंज करने में मेथड फॉर्म को। तो अब मैं वो बता रहा हूँ, सॉलिड कभी भी अगर लिक्विड में चेंज हो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज, पहले के क्लासों में आप कुछ और सब पढ़े होंगे, पर अब के में जो वो शब्द है वो है फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज वेपराइजेशन। पहले एवेपोरेशन पढ़ा होगा जहाँ तक, लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं, अब करने से वेपराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड इज नोन एज डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब चौथी चीज, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। जिसपे क्वेश्चन CBSE वाले हो, RBSE वाले हो, 2 या 3 साल में हर बार रिपीट करते हैं, व्हाट इज सब्लिमेशन। एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, ड्राई आइस, नेफेथेलिक मोल्ड्स, कैथोलिक बॉल्स। और कैथोलिक एक क्वेश्चन ये भी आता है हमारी एनसीईआरटी में है कि नेफेथेलिक जो बॉल्स हैं वो जो है कुछ भी देर बाद उसमें किसी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है, वो है प्रोसेस सब्लिमेशन। आप बताइए सब्लिमेशन ये भी कारण है नहीं है, मैं इसको आप जो अगली क्लास आएगी उसमें क्लियर करूँगा। और एक हाँ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। और यह छठी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। तो ये 6 वो है डेफिनेशन, और यही जो अभी मैंने 6 की 6 प्रोसेस बताई है, ये होती है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में आएंगे तुम्हारे। और ये 3 जो स्टेप है उनका एक दूसरे में कन्वर्जन, उन प्रोसेस का नाम लेना है बस ये। अब मैंने इसका तो बताया नहीं कि इफेक्ट कैसे होगा, इसको मैं थोड़ी अगली क्लास में डिफाइन करूँगा, या फिर अभी मैं 10-15 मिनट की जो भी एक छोटी सी गाइड लेके आ जाऊँगा उसमें बता दूँगा। और अब जो एक क्लास रह गया है वो है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होता है, एवेपोरेशन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। क्या भाई, लिक्विड का गैस में बदलना, ये आपने अभी बताया वेपराइजेशन होता है, मैंने कहा। पर बिलो इस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे कम पे जब वो वाटर गैस में बदल जाए 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उससे कम पे ही जो है जो वाटर है वो किस में बदल जाए, गैस में, उसको जो है एवेपोरेशन कहते हैं। अब एवेपोरेशन को 4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। अब बॉइलिंग पॉइंट एवेपोरेशन में वो भी होता है डिफरेंट, जो अभी मैं बता दूंगा। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन, एवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवेपोरेशन के। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन जल्दी होगा, टेम्परेचर कम होगा तो एवेपोरेशन कम मतलब धीरे होगा। एग्जांपल में हम क्या कहते हैं, वी स्प्रेड क्लॉथ्स ऑन द terrace of our house, on the terrace of our house where temperature is high because of the sun, light energy,
sun produce light energy. So because of the light energy which are produced by sun. Okay. और अगर मैं ये कपड़े जो वेट क्लोथ्स है put या spread on a room, it cannot dry quickly because of temperature in the room is lower actually compared to the terrace of the our house. अब जो वेट क्लोथ्स होता है वो उसमें क्या होता है, पानी के पार्टिकल्स, और जो हम उसको जब टेरेस पे रखते हैं ना अपने छत की, मतलब अपने घर की, तो वो क्या है, जो पार्टिकल्स है ना वो गैस में बदल जाते हैं, उसको इवेपोरेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये किससे अफेक्ट हुई, टेम्परेचर से अफेक्ट हुई। एक इवेपोरेशन स्प्रेडिंग से भी अफेक्ट होती है। स्प्रेडिंग क्या होती है, ज़्यादा अगर मतलब स्प्रेडिंग भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इवेपोरेशन। अगर किसी चीज़ को ज़्यादा स्प्रेड कर दिया जाए, मतलब मोस्ट मतलब स्प्रेड कर दिया, बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर दिया जाए तो एवपोरेशन जल्दी होगा। स्प्रेड अगर कम किया जाए, मतलब कम ही फैलाया जाए उसको, तो एवपोरेशन जल्दी होगा। इसका भी एग्जाम्पल क्लोथ ही है। तब हम उसको स्प्रेड करते हैं तो वो जल्दी सूखता है, और तब हम उसको फोल्ड करके रखते हैं तो वो इतनी जल्दी नहीं सूखता। तो आंसर क्या है, आंसर जो मैं बताने वाला हूँ एग्जाम्पल इंग्लिश में वो ये है, क्या द sprayed wet cloth became dry fastly, but fold wet cloths cannot dry quickly and fastly। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा इसमें है हाँ wind is direct proportional in evaporation। इसका एग्जाम्पल क्या है, on windy day the wet clothes became dry quickly, but on other hand on windy day which is compared as low as first, in those wet clothes cannot dry quickly। इंग्लिश बोली एग्जाम्पल में। और इसका मतलब क्या है कि हवाओं वाले दिन, तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी जल्दी सूखते हैं, पर तब हम क्या कहते हैं, लेकिन तब हम उसमें उसी एक दूसरा दिन है पहली डे ऐसे ही एक और डे है, पर वो पहले वाले के कंपेयर में थोड़ा कम है, तो उसमें जो कपड़े सूखेंगे ना वो पहले वाले से बहुत धीरे यानी थोड़ा समय लेकर सूखेंगे, है ना। वाले पहले वाले में जल्दी होगा तो दूसरे वाले में थोड़ा लेट होगा। और चौथा है ह्यूमिडिटी। चौथा जो वो है फैक्टर जो अफेक्ट करता है एवपोरेशन को, वो है ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एवपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो एवपोरेशन ज़्यादा होगी। इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल वैसे 50 मिनट की क्लास हो चुकी है, बहुत लंबी क्लास हो चुकी है। मैं अभी थोड़ी देर थोड़ा ब्रेक करके फिर मिलता हूँ।